आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा आपकी होने जा रही है। बाल मनोविज्ञान के यहाँ पर सवालों को लेकर के हम बात करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से जो पहला सवाल है आज का वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वीडियो को बाकियों तक भी आप शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी बच्चे भी जो है वो क्लास में आ जाएं। ऐसे में क्लास को यहाँ पर वॉच करें। अगर हम बात करें और अपनी तैयारी करें, यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है कि जब बच्चे आयोजना में या किसी आयोजन में शामिल होते हैं तो यह छोटे बच्चों के विविध अध्ययन शैलियों और उनके वैयक्तिक अंतरों के लिए मदद करता है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं, कौन सी चीज़ जो है इनमें जो सबसे बेस्ट होगी, मित्र को लेकर के बात हो रही है, क्या माता पिता के बारे में बोला है, शिक्षक के बारे में बोला हुआ है, या फिर दादा और दादी के बारे में बोला हुआ है। आयोजना में शामिल होते हैं मतलब ये जो आयोजन वाली बात है, कुल मिलाकर के सवाल आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने की कोशिश क्या की है। तो हम आपको बता दें, आयोजन और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो स्कूल में देखने को मिलेगा। और स्कूल में कौन होते हैं? स्कूल में होते हैं मास्टर जी। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है। क्यों ज़रूरी है? जब हम व्यक्तिगत मतभेद की बात करते हैं, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए ये बोला हुआ है, अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर आपका शिष्ट को प्रकट करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट शब्द लिखा हुआ है वो आपका है शिस्त ही लिखा हुआ है। और फिर आपसे कहते हैं कि मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज उसे ज़रूरी होता है, तो क्यों होता है? वो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग वर्ग के आपको देखने को मिलेंगे। आपको उन्हें समावेशी कक्षा में एक साथ में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे संचालन के लिए, वर्ग का अच्छा संचालन मतलब जो जिस वर्ग से आपका रिलेट करता है, अगर उसे हमें हमें अगर ज्ञान होगा उसके बारे में तो हम आसानी से उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे लेकर के चल सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, जरा गौर करिएगा। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि हर शिक्षार्थी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हर शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अपने आप में अलग होना। तो इन्होंने कहा है कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और बुद्धि में एक समान नहीं होता है। फिर कहते हैं कि कोई समान गुण नहीं होते हैं, ना ही उनके लक्ष्य जो है वो समान होते हैं। फिर कहते हैं सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या जो है वो संभव नहीं है। और कहते हैं बेमेल कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी शिक्षार्थी योग्यता, रुचि और बुद्धि में एक समान नहीं होता है, और इसीलिए उसे हम क्या कह देते हैं कि वह अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, जो फोर्थ नंबर है आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि सीमा हर पाठ को अत्यधिक अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। विकासात्मक सिद्धांत किस प्रकार का विकासात्मक सिद्धांत है जिसको ये जो है रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है? तो सीधा सा है, एक बच्चा हो सकता है अच्छी आईक्यू का हो, है नहीं, सामान्य बुद्धि का हो या सामान्य से ऊपर का हो, 110 से ऊपर की आईक्यू का हो, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेगा, याद कर लेगा। लेकिन अगर हम यूँ बात करें, कोई बच्चा 90 से कम आईक्यू का होगा तो ऐसे में उसे चीज़ें जो है वो समय लगता है याद करने में। तो जो भी चीज़ है वो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को ही लेकर के बात की जा रही है, जिसे हम व्यक्तिगत भिन्नता करके बोल देते हैं। एक अगले सवाल पर चलते हैं जो 5 नंबर में आपसे इन्होंने पूछा हुआ है। और 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। कहते हैं अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान महत्वपूर्ण है। ध्यान महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये बात बोली हुई है। अच्छा, अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने कहा कि विकास दर भिन्न होती है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विकास दर उनकी अलग अलग होती है। देखिए, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई आपका आराम से धीरे धीरे सीखेगा। हो सकता है किसी के लिए आपको डायग्नोस्टिक टीचिंग की व्यवस्था करनी पड़े और कोई आपका ऐसे ही सीख जाए। आप डायग्नोस्टिक टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग अपना रहे हैं, तो जो सही जवाब होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि कौन सी चीज़ है और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आनुवंशिक और वातावरण में आपका आंसर जो है वो आनुवंशिक देखने को मिलेगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छी तरीके से
डिफाइन कर सकता है, परिभाषित कर सकता है। वो भी देश के कल्चर एंड मोमेंट की बात की हुई है 7 नंबर सवाल में। तो अगर हम यहाँ से बात करें, एक आपका इन्होंने जीवन स्तर बोला हुआ है, आर्थिक विकास, फिर एक बोला है नायक है, काल्पनिक कथाएं हो गई, मूल्य हो गया, दृष्टिकोण और प्रतीक बोला हुआ है। तो जो सबसे बेस्ट तरीके से परिभाषित करेगा, आप देखिए सांस्कृतिक वातावरण में क्या होता है, वैल्यूज होती हैं, कथाएं होती हैं, नायक नायिका का वर्णन होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो 7 नंबर में इन्होंने बोला हुआ है, वो सबसे बेस्ट तरीके से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एक और सवाल पर हम आपको लेकर के चलते हैं, और हम अगर अगले क्वेश्चन 8 नंबर सवाल की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है। ये आपसे कहते हैं कि अगर हम जुड़वा बच्चों के संदर्भ में बात करें तो ये कहते हैं कि पर अध्ययन किए गए और एक निष्कर्ष निकला कि वैयक्तिक अंतर लाने में आनुवंशिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इस अध्ययन में शामिल मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे भाई? तो बेनेट महोदय का नाम लिखा है, डेविड विनफील्ड है यहाँ पर, जेम्स रीस लिखा है और मैकाइवर करके लिखा हुआ है। अगर हम इस 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो भी चीज़ें बताई गई कि आनुवंशिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है देखने को मिलता है, तो डेविड विनफील्ड का है। आपका जो सही जवाब होगा दोस्त यहाँ से वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, और इस सवाल में आपसे देखिएगा क्या पूछे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहते हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बालक की वृद्धि को ऐसे में या वृद्धि विकास को प्रभावित कर सकता है? आनुवंशिकता बोला हुआ है, बुद्धिमत्ता बोला है, सामाजिक प्रकृति बोला है, या फिर इनमें से सभी प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको पता है कि वृद्धि की बात तो वो हेरिडिटी वाली चीज़ें आनुवंशिकता में भी जो है देखने को मिलती हैं, जैसे बच्चा किसी और बीमारी से ग्रसित ना हो, है ना, और ठीक ठाक है वो कि नहीं है, ऐसे में सारी चीज़ें मतलब ग्रोथ हुआ है सही तरीके से उसका कि नहीं हुआ है, वेट उतना ही होता है जितना होना चाहिए पैदा होते समय, वो सारी चीज़ें बुद्धिमत्ता भी प्रभावित करेगा, सामाजिक प्रकृति कैसी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे कि डोमिनेंट एक रोल जो है वो प्ले करेंगी। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर में आपसे पूछते हैं, ये देखिएगा, आपसे ये सवाल बहुत पूछा जा चुका है, इसके पहले भी आपका सीटेट वाले पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हैं। कहते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है यही आपका लिखा है। तो समवयस्क और पितृयक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है, आनुवंशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। एक जो सेकंड है, तीसरे में कहते हैं सहज रुझान वातावरण में संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास है वो, और ये 50-50। तो अक्सर आप इस 50-50 की तरफ चले जाते हैं, ये बिल्कुल से गलत है। यह ऑप्शन बिल्कुल से गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता 50% रोल प्ले करती है और आपका वातावरण। कारण इसके पीछे क्या है, कुछ बच्चे ऐसे में हो सकता है कि वो कमज़ोर बुद्धि वाले पैदा हों, लेकिन वातावरण में आकर के वो धीरे धीरे बहुत ही तीव्र बुद्धि के हो जाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाते हैं। तो ये चीज़ कहना गलत हो जाएगा कि 50% का योगदान होता है। समवयस्क और पितृयक का सापेक्ष योगात्मक या योगदान योगात्मक नहीं होता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई आपका ज़्यादा हो सकता है, कोई आपका कम हो सकता है। इन्हीं चीज़ों का आपको जो है यहाँ से विशेष ख्याल रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि आखिर इनमें से कौन सी है? अचेतन विधि के बारे में बोला हुआ है। चेतनावस्था में एक चेतन अवस्था होती है, एक अर्धचेतन होता है, एक अचेतन होता है। तो 11 नंबर में अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। कौन सा? वो प्रोजेक्ट विधि होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो 11 में आपका सी आ जाएगा। एक 12 नंबर सवाल में आपसे क्या कहते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहते हैं कि विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। दिवा स्वप्न तो जानते हैं ना आप, हाँ, डे ड्रीम करके जिसको कहते हैं। तो अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, ऐसे में उसके व्यक्तित्व का प्रकार आखिर किस तरीके का है? अमिलनसार बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। असमर्थ है, अभिव्यक्त करने में भी असमर्थ है, आमिलनसार भी है, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आप इसे कह सकते हो कि यह बालक जो है वो किस में शामिल होगा, ये इंट्रोवर्ट प्रकार के बच्चे में शामिल होगा। तो आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अंतर्मुखी हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक 12 के बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपसे कहते हैं कि व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं देने हाँ या ना में देने होते हैं, तो प्रश्नावली का प्रकार आखिर किस प्रकार का होगा? बंद प्रश्न होता है, खुला होता है, मिश्रित होता है, या सचित्र होता है? तो जब आपको
हाँ या ना में ही जवाब देना है। अभिसारी प्रकार के चिंतन के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, कि आपको आंसर पता है और आपने लगा दिया। आप सारी प्रकार के चिंतन में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर खोज रहे होते हैं। तो अगर हम 13 की बात करें तो ये खुले वाले से अपसारी चिंतन रिलेट करेगा, ये बात याद रखिएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली बात अपसारी चिंतन, और बंद वाले से जो रिलेट करता है वो अभिसारी रिलेट करता है। अभिसारी को कन्वर्जेंट बोल देते हैं और अपसारी को डाइवर्जेंट बोल देते हैं। तो हाँ या ना में ही अगर जवाब देना है ऐसे में, तो वो आपका बंद वाले से रिलेट करेगा, ना कि आपका जो है खुले वाले से। ठीक है, फिर आपको और आगे लेकर के चलते हैं। 13 के बाद एक 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई कि आखिर इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है। और ये आपसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधि में शामिल नहीं है? या प्रोजेक्ट मेथड में जो है वो शामिल नहीं है, अगर हम व्यक्तित्व मापन की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोडसा के द्वारा दिया गया शब्द साहचर्य बोला हुआ है, अवलोकन बोला है, वाक्य पूर्ति परीक्षण बोला हुआ है। हम आपको बता दें, व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधि की अगर हम बात करते हैं और कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, तो ये अवलोकन वाली बात जो इन्होंने बोली है, जो ऑब्जर्वेशन की बात बोली है, ये आपका अलग हो जाता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में सारा कुछ नहीं पता लगा सकते। आपको ये सारे परीक्षण करने होंगे, वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य, और ये सब व्यक्तित्व मापन के ही विधियों में हमें देखने को मिलते हैं या शामिल हैं। एक और क्वेश्चन में आपसे 15 नंबर में कहते हैं, आपने क्रेशमर का सुना होगा। क्रेशमर ने किस तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया है, अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं। ये कहते हैं सामाजिक अंतर्मुखी शर्मीले प्रकार का। आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर ये आपका एक टेस्ट प्रकार का वीडियो है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, 15 सवाल, और देखते हैं कि 15 में कितने कुछ यहाँ से आप आजमा सकते हो कि आपकी पढ़ाई किस हद तक है। बाकी यूपी टेट 2021 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसे आप ज़रूर देखें। लगभग 185 वीडियोज़ वहाँ पर जो है वो आ चुके हैं, और सब आपके प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराया गया है, और मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। बहुत सारी चीज़ें अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं तो आप अपना कवर कर ले जाएंगे। तो सामाजिक बहिर्मुखी मिलनसार प्रकार का आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन आप सही किए 15 में से, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे जल्दी ही। पढ़ाई करते रहिए, पेपर आपका 23 जनवरी 2022 को ही है फिलहाल के लिए। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप हमसे। शुक्रिया आप सभी का।